सर आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था। सबसे पहले सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि हम्म। मज़हब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे। और हुक्मरान मुसलमान बाद में आए इधर नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ के अंदर। हम्म। तो वो अरब जो हैं ट्रेडर्स आके उन्होंने वहाँ पे फैमिलीज भी बना ली, सारे मिलके ही रहते थे। लेकिन जब ये टू नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के ख़िलाफ़, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली ख़ान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं, उनकी अटेंशन ड्रॉ कर ले, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफ़र थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया है। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, ज़ीरो अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से बिल्कुल। पहले तो एक ही लोग थे वो। जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए। जब तक वो जेल में रहे, मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं, जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई, और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया, यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए, हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था, और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत पड़ चुकी हुई है, उससे ये कैसे आज़ाद हों। पता लगा है जो ये
इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक ताड़ वो क्या कहते हैं काकड़ साहब जी उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। अब इनसे पूछो तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफ़र पावर एज रिक्वायर्ड। वहाँ पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते, ये मसला है। सर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये तो करना सब ही है। इस्टेब्लिशमेंट, हाँ कौन नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का, बिल्कुल ऐसा ही कौन है, नहीं था। वरना हाँ इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से काम हाँ, रखते। तुम लेकिन अपना काम करो, तुम अपनी डिग्निटी रखो, हैं जी। बिल्कुल कहो कि जी मैं आया हूँ, आज तक जो हुआ है हम उसको दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर इलेक्शन देंगे, तब तो हम मानते कि भी ये एक मिशन के साथ आए हैं। इंडिया पे बयान दे के तो पता नहीं कहाँ इन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं। सारी दुनिया तो पाकिस्तान को ज़ीरो, नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ पाकिस्तान, बस ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आप वहाँ इंडिया भी गए थे और इंडिया आने से पहले पाकिस्तान का भी आपने एक चक्कर लगाया था, तो आपने क्या महसूस किया कि पाकिस्तान इतने सालों में चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो वो नीचे की तरफ गिरती क्यों चली गई, और भारत में जैसे हम सभी जानते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आगे को जा रही है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टॉप 3 में भी आ सकते हैं ये लोग बहुत जल्द। तो क्या चीज़ आपने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही कि किस वजह से पाकिस्तान जो है वो गिरता चला गया और ये बढ़ते गए? पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने पाकिस्तान को एक रेंटियर स्टेट बना दिया कोल्ड वॉर के दौरान, कि हमें पैसा दो, हथियार दो तो हम आपकी खिदमत करेंगे। तो जो मुल्क बनने के साथ ही अपनी सॉवरेंटी को एक कीमत उसकी लगवा दे कि कोई फॉरेन पावर हमें ये कर ले, उसकी आज़ाद सोच क्या हो सकती है। हमारे सारे लीडर जो हैं ये अमेरिका के आगे झुकते रहे। अमेरिका ने 51 में जाके इनकी बात सुनी, तो वहाँ से बात ख़राब हुई। इंडिया ने शुरू से अपनी आज़ादी को बड़ा, देखें आज़ादी के लिए 40 साल 50 साल पूरा स्ट्रगल है। अपना मेरे ख्याल से महात्मा गांधी का 9 साल कैद, जवाहरलाल नेहरू के 11 साल कैद, अबुल कलाम आज़ाद के भी इतने ही हैं, अब्दुल गफ़ार ख़ान के तो लोग कहते हैं 32 साल कैद में रहे हैं। और इस तरह अगर आप गिनते जाएं, उन सब ने कैदें जो हैं वो काटी हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो मैंने तो सबसे पहले जो इंटरव्यू दिया था वो आफ्ताब इकबाल साहब को दिया था, और मैंने कहा था जिस दिन मुझे कोई ये साबित कर देगा कि मुस्लिम लीग ने आधे घंटे के लिए भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन की है तो मैं अपनी PhD भी सरेंडर कर दूंगा और सारी किताबों को जला दूंगा। आज तक वो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सका। समझ गई आप? इन्होंने जो एजिटेशन की, मसलन अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब ने कॉल किया कलकत्ता में, वो किसके खिलाफ था? वहाँ पे तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के खिलाफ तो नहीं ना कर सकते। सही। इन्होंने वहाँ पे बलवा करवाया, गुंडेगर्दी कराई, हिंदुओं पे हमले कराए, फिर उन्होंने हमला किया और 10,000 लोग मारे गए बग़ैर वजह के। फिर इन्होंने पंजाब के अंदर जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन करवा दिया और पंजाब के अंदर मार्च में खून खराबा शुरू हुआ, और आखिर में ये मुल्क जो है बन तो गया, लेकिन इसके वजह से कम 1 मिलियन लोग जो हैं उनकी जानें गई, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की। उनमें से आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुसलमान थे, या आधे 500,000 मुसलमान थे। तो इन्होंने क्या गेन किया इसके अंदर? चलो मुल्क बन गया। अब जब मुल्क बन गया तो आपको उसके अंदर तो कोई डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग करनी चाहिए। इन्होंने जाके कह दिया बंगालियों को कि उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। भाई ना तुमको खुद आती है उर्दू जिन्ना साहब, आप तो अंग्रेज़ी बोलने वाले लीडर हैं, और बंगाली तो उर्दू जानते नहीं आपने, और वो पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा थे, उनको इलिटरेट बना दिया ना भाई सेंग के उर्दू होगी। तो वो हमारे वहाँ से उनका जो है वो क्या कहते हैं डीमोरलाइजेशन वो होनी शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ।
हाँ जी। बिल्कुल, लेकिन सर और हाँ जी, जी। जी, जी। और फिर जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो इन्होंने कहा मानते ही नहीं है, हुँ, फौजी एक्शन कर दिया। उसमें भुट्टो साहब भी इन्वॉल्व थे और बाकी ये जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, और ये मुस्लिम लीग के 2-3 सेक्शन हुआ करते थे, ये सब उसको सपोर्ट करते थे। तो इनकी क्या सियासत है? गुंडागर्दी की सियासत इन्होंने कांग्रेस के दौर में भी ये गुंडागर्दी करते रहे थे मुस्लिम लीग वाले। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि ब भारत में जो है सिवाय एक बार शायद इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद कभी नहीं, कभी नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम पे। जी। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से फ़ौज ने जो है वो कब्ज़ा करके रखा, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो जी, हमेशा जी। से एक पपेट की तरह रही। पाकिस्तान में उसकी क्या इज वजह है? ऑलवेज पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन इमरजेंसी, क्योंकि इन्होंने कहा ही ये था कि यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।